नमस्कार दोस्तों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शादी के बाद मेरे पति विदेश चले गए। उनके जाने के कुछ दिनों बाद ही मेरी आंखें चली गई। वहाँ से वो मुझे खत लिखते थे, पर मैं देख नहीं पाती थी, इसलिए मैं देवर को कहती थी कि वो मुझे खत पढ़कर सुनाए। देवर जब भी खत पढ़ते तो मेरी नंद हर समय रोती रहती। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर में ये क्या मामला है। एक दिन मेरी बहन घर आई तो मैंने उसे सारे खतों को जोर से पढ़ने के लिए कह दिया और बोला, जरा बताना इसमें रोने वाला क्या लिखा है। खत पढ़ने के बाद वह एकदम से चीख पड़ी और बोली कि खत में पति ने तलाक। मेरा नाम पायल है और आज मैं आपको अपने जीवन के बारे में जो बताने जा रही हूँ वो आपके लिए एक कहानी होगी, लेकिन मेरे लिए ये मेरे जख्मों का दर्द है जिसे मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं एक बहुत ही साधारण रिपोर्टर हूँ जो हर दम छोटे छोटे अवसर ढूंढती रहती थी ताकि एक दिन मैं एक सफल रिपोर्टर बन सकूँ। दिन ब दिन इधर उधर भागते भागते जो खबरें मुझे मिलती थी वो खबरें नहीं होती थी, बल्कि एक मजाक होता था जो शायद मैंने खुद से किया था। संपादक हमेशा मेरी खबरों पर हंसा करता था। क्या हुआ जब गधे ने 3 बच्चों को जन्म दिया, या पति ने पत्नी को मार डाला, या वही घिसी पिटी खबर कि दहेज की मांग को लेकर लड़की को ससुराल वाले परेशान करते हैं। वो मेरे जीवन का फोकस था। मैं अपनी पूरी कोशिश करती थी, लेकिन शायद मेरे लिए सफलता के दरवाजे बंद हो गए थे। ऐसा करते करते मेरी मुलाकात राघव के साथ हुई। मैं राघव की दुकान पर कोई खबर लेने ही गई थी। घटिया सामग्री के कारण उनकी दुकान की छत टपकने लगी थी, इसलिए मैंने अपना माइक और कैमरा ले लिया और खबरों की बुकी मैं वहाँ पहुँच गई। लगभग आधे घंटे तक मैंने उससे आसपास की चीज़ों के बारे में बातचीत की और छत की सामग्री के बारे में पूछा, और वापस आकर लोकल चैनल पर वो चला दी। वो सामान एक बड़ी कंपनी का था, लेकिन इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता था। वो पहली बार था जब मुझे हर किसी की कॉल आने लगी और मुझे बार बार उस खबर को चलाने के लिए मना किया जाने लगा और कहा गया कि ये खबर हटा दो। अब मुझे ज़िंदगी में पहली बार महसूस होने लगा था कि मैंने कोई बड़ा हाथ मारा है। मेरे ऊपर के अधिकारी ने वो खबर हटाने के लिए बोल दिया और ना चाहते हुए भी मैंने उस खबर को हटा दिया और जल्द ही एक यूट्यूब चैनल बनाकर वहाँ अपलोड कर दिया। खैर, सब चुप हो गए। मुझे भी एहसास हुआ कि ऐसी कोई खबर इंटरनेट पर पोस्ट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ना ही इसे टीवी पर मान्यता मिली और ना ही इंटरनेट पर। मुझे धमकी भरे कॉल के अलावा इंटरनेट पर कोई फ़ायदा नहीं मिला। मैं भी इस खबर को भूल गई और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गई। इस घटना को 1 महीना बीत चुका था। 1 महीने बाद मैंने एक छोटी सी गलती की जिसके कारण मुझे जॉब से निकाल दिया गया। अब मेरे पास कुछ भी काम नहीं था। मैं दिन भर जॉब के तलाश में बाहर बाहर घूमती थी, लेकिन मुझे कोई रखने को तैयार नहीं होता था। वजह ये थी कि मेरे 3 महीने के छोटे से अनुभव के आधार पर मुझे कौन जॉब देता। इन्हीं दिनों में राघव ने मुझे फ़ोन किया। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मालूम पड़ा वो मुझसे मिलना चाहता है। मिलने की जगह और समय निश्चित करके हम तय किए हुए जगह पर पहुंच गए। वो दिन मेरे लिए अत्यंत विस्मय का दिन था। राघव ने मुझे बताया कि उस कंपनी ने उनसे माफ़ी मांगी है और एक नया सामान देने के अलावा दुकान में अपने खर्चे से लगा कर भी दे देंगे। मैं वास्तव में खुश थी कि मेरी वजह से किसी को फ़ायदा हुआ था। मैं उन्हें बधाई देकर घर लौट गई। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरे माता पिता ने हमेशा हर मामले में मेरा साथ दिया था। उस दिन के बाद मेरी अक्सर राघव से बात होने लगी और फिर वो बातें मुलाकातों में बदल गई। मुझे नहीं पता कि कैसे हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और कब हम ये सोचने लगे कि अब हमें एक दूसरे के बिना जीना नामुमकिन है। कुछ याद नहीं आता। मुझे बस इतना याद है कि मैंने राघव के कहने पर रिपोर्टर का जॉब छोड़ दिया था। मेरे सपने बहुत बड़े नहीं थे। मेरा बस एक ही सपना था, अपना घर, और उस घर में मुझे बेइंतहा प्यार करने वाला मेरा पति। क्योंकि मेरा ये सपना पूरा हो गया था तो अब मैं हवा में उड़ने लगी थी। मैंने अपने जीवन को और अधिक सुंदर पाया था। अब बारी थी हमारी शादी करने की। मैंने माँ से कहा, माँ, आपने आज तक मेरे लिए सब कुछ स्वीकार किया है और हर चीज़ में मेरा साथ दिया है। मैं आपसे आखिरी बार कुछ मांगने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे नाराज़ नहीं करेगी। मैं उन लम्हों की तलाश में रहती थी जिस समय मैं उनसे कुछ फरमाइश कर सकूं। हाँ बताओ बेटी, क्या हुआ? माँ ने पूछा और मैंने उन्हें राघव और मेरी मुलाकात से लेकर अब तक की हर बात बता दी। यह सुनकर मेरी माँ चुप हो गई। शाम को पिताजी घर लौटे तो माँ ने उनसे भी बात की, लेकिन उन्होंने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो बस खामोश रहे।
मुझे उनकी चुप्पी का कारण समझ में नहीं आया। 2 दिन तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब वे कुछ नहीं बोले तो मैंने खुद ही इस बारे में बात की। थोड़ी देर पहले लिविंग रूम में कुछ मेहमान बैठे थे। उनके उठते ही मैं अंदर जाने लगी थी तो पिताजी जो उठने लगे थे मेरी तरफ देखकर फिर बैठ गए और बोले, क्या हुआ पायल, सब ठीक तो है? मैंने उनकी तरफ से देखते हुए बोला, पिताजी, माँ ने कल आपसे कुछ बात की थी। मैं जो अपने आप को बहुत आत्मविश्वासी समझती अब अनिच्छा से उन्हें अपनी बातें समझा रही थी। वो बोले, हाँ बेटी, तुम्हारी माँ ने मुझसे बात की थी। उनका लहजा बहुत मध्यम लगा। फिर आपका फैसला क्या है? मैंने वही पूछा जो मैं पूछना चाहती थी। बेटी, अब हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? तूने अपना फैसला करके हमें सौंप दिया है, जिसका हम न तो विरोध कर सकते हैं और ना ही असहमति। पिताजी की आंखों में उदासी थी। पिताजी, आपने हमेशा हर मामले में मेरा साथ दिया है और मुझे कभी नहीं रोका। अब इस बार क्यों? मैंने बात को समझना चाहा। देखो बेटिया, हमने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है क्योंकि तुम हमारी औलाद हो। तेरे लिए एक अच्छा फैसला करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन इन ख्वाहिशों को पूरा करते हुए हमें उम्मीद थी कि हमारी बेटी हमारी ख्वाहिश को ठुकराएगी नहीं। इसलिए बचपन में तुम्हारा रिश्ता मेरे दोस्त के बेटे के साथ तय किया हुआ था। अब अगर तुम अब भी राघव के आने वाले रिश्ते के लिए हाँ कहती हो तो चलो, कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे पहले है। पिताजी बात को ख़त्म करना चाहते थे, जैसे उन्हें कई डर थे जिन्हें वे छुपाने की असफल कोशिश कर रहे थे। अब फैसला करना पिताजी ने मुझ पर छोड़ दिया था। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन राघव के रिश्ते से नहीं, बल्कि मेरे पिताजी के दोस्त के लड़के के रिश्ते से। उसके बाद भी मेरे माँ बाप ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन मैं उस अवसाद को महसूस कर सकती थी जो हमारे घर में उमड़ रहा था। मैंने राघव से भी बात की कि वो मेरे लिए जल्द से जल्द रिश्ता भिजवा दे, लेकिन वो आजकल करता रहा। लेकिन मुझे इस बात की चिंता सता रही थी कि मैं अपने माता पिता के सामने गलत साबित ना हो जाऊं। मुझे यह साबित करना था कि मेरा फैसला एकदम सही था, लेकिन राघव किसी भी तरह से हाथ नहीं आ रहा था। वो मेरे आग्रह करने पर कहता, पायल, सब्र करो, धैर्य रखो। मेरा सबसे अच्छा भविष्य तुम्हारी वजह से ही मुझे मिलने वाला है। फिर देखना, मैं रिश्ता जरूर भेजूंगा। मैं इस बात से बहुत हैरान हो जाती और उसे गुस्से से कहती कि तुम्हारी दुकान का ऐसा कौन सा भविष्य है जो मेरी वजह से चमकने वाला है? मुझे शादी करनी है, समय बर्बाद मत करो, बस अपने माता पिता को भेजो। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। मेरी इन बातों से उसका चेहरा एक अजीब सी मुस्कान में लिपट जाता। तुम ही तो हो जिसने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी किस्मत बदल डाली है, वरना एक दुकान मुझे क्या देता। तुम ही तो हो जिसने मुझे अपनी किस्मत भी दी है। राघव की ये अजीबोगरीब बातें मुझे कभी समझ नहीं आई थी। मुझे ऐसी बातों पर हमेशा आश्चर्य होता था और मैं वहाँ से उठकर बाहर चली जाती और वो पीछे से हंस देता था। अब मुझे लगने लगा कि मेरा फैसला गलत था। जो रिश्ता मेरे माँ बाप ने मेरे लिए तय किया था वही सही था। अब अगर राघव ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी, लेकिन फिर भी दिल को समझाती रही। घर में माँ बाप भी अब पूछने लगे थे कि राघव कब रिश्ता लेकर आ रहा है, जिन्हें मैं झूठी तसल्ली देती और कहती कि वो आजकल में आने वाला है। कभी कहती कि उसकी माँ बीमार है, तो कभी ननद के झूठे रिश्ते के बारे में बता देती, लेकिन दरअसल मेरा दिल तो बड़ा परेशान था। आखिर एक दिन मैं तंग आ गई और मैंने सोचा कि क्यों न जाकर राघव की माँ से बात की जाए या उसके घर के हालातों के बारे में जानने की कोशिश की जाए। शायद वहाँ से कुछ मालूम पड़े। क्या पता कि उसकी माँ नहीं मान रही हो। ये सोचकर मैं राघव की दोस्त बनकर उसके घर गई। उसके परिवार ने मेरा अच्छे से स्वागत किया, लेकिन वे मुझे नहीं जानते थे। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की कि क्या राघव को कोई लड़की पसंद है और वो कब उससे शादी करने वाला है। इस बात पर उसके घर वालों ने असमर्थता जताई। उसकी माँ बहुत ही सरल थी। वो बोली, बेटी, यह राघव की अपनी मर्जी है। हमने कभी भी अपने बच्चों पर बेवजह का दबाव नहीं डाला है। हालांकि पिता के जाने के बाद अब वही इस घर का बड़ा है। अब वो जो कहेगा वो हम खुशी से करने के लिए तैयार है। राघव की माँ मुझे बहुत अच्छी लगी और उनकी बातों से मुझे पता चला कि राघव अभी भी मेरे भावनाओं के साथ ही खेल रहा है। शायद उसका मुझसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। राघव का एक छोटा भाई और एक बहन थी। पिताजी काफ़ी पहले ही चल बसे थे। वापस लौटने के लिए कदम बढ़ाते हुए मेरा दिल बेहद घबरा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं अपने माता पिता को कैसे बताऊं कि वो लड़का मेरे साथ ईमानदार नहीं है और सिर्फ समय बिता रहा है। मैं पूरी रात जागती रही और मैंने तय किया कि कुछ भी हो जाए, अगले दिन राघव से खुलकर बात करूंगी।
मैं सुबह उसके दुकान पर चली गई, लेकिन वो दुकान पर मौजूद नहीं था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब मैं जाने के लिए मुड़ी तो मैंने राघव को गली में आते देखा। उसने मुझे देखा तो वह हैरान रह गया। राघव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जब मैंने गंभीरता से कहा तो वह रुक गया और इशारा करके पास के होटल में लेकर गया। मैंने उसे सब कुछ बताया कि कल मैं तुम्हारे घर गई थी और वहाँ तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, इसलिए तुमने अभी तक मेरे बारे में अपने घर में बात तक नहीं की है। राघव ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना और जब मैं बात करके थक गई तो उसने बात करना शुरू कर दिया। बोला, देखो पायल, तुम्हें जो कुछ भी पता चला है वो 100% सच है। मैंने अभी तक घर पर हमारे शादी के बारे में बातचीत नहीं की है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि शायद ही कोई और होगा जो तुमसे शादी करना चाहेगा जितना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं विदेश जाने के कगार पर था, अब मुझे अपना वीज़ा मिल गया है। यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम मेरे जीवन में प्रवेश नहीं करती तो मैं कभी भी इतना खुश नहीं होता। तुम्हारे भाग्य से मेरे अच्छे दिन आए हैं। मैं तो बस इस वीज़ा का इंतज़ार कर रहा था। अब देखना, जल्द ही तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूँगा और शादी के बाद विदेश चला जाऊँगा और वहाँ जाकर तुम्हें भी बुला लूँगा। मेरे दिल में उम्मीद की जो किरण बुझ गई थी वो अब फिर से जाग उठी थी। मैं बहुत खुश थी। मुझे अपने आप पर गर्व महसूस हो रहा था कि मैंने एकदम सही फैसला किया है। राघव मेरी खातिर अपना भविष्य बना रहे हैं ताकि मुझे आने वाली ज़िंदगी में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके बावजूद भी वो मान रहे थे कि मेरे कारण उनका अपना अच्छा समय चल रहा है। मैं बता नहीं सकती थी कि मैं कितनी खुश थी, बल्कि हवा में उड़ रही थी। उसी दिन मैंने घर जाकर मम्मी और पापा को भी बता दिया। मेरी बातें सुनकर माँ पिताजी चुप हो गए, मगर वे इस रिश्ते से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे थे। मेरे बहन की भी शादी हो चुकी थी और वह अपने पति के साथ मुंबई में रहती थी। वह 1 हफ्ते पहले ही वापस आई थी। मैं खुद भी कभी कभी पार्लर के चक्कर लगाने में व्यस्त रहती थी। ऐसा करते करते एक दिन राघव की माँ मेरे लिए रिश्ता लेकर आई और माँ पिताजी ने बिना किसी आपत्ति के हाँ कर दी। चूँकि राघव का वीज़ा आ चुका था, इसलिए हमारी शादी की तारीख जल्द ही तय हो गई। ये दिन बड़े मुश्किल भरे थे। बात बात पर मेरी माँ और बहन की आंखें भीग जाती थी। मुझे भी बेहद रोना आता था, लेकिन मैं इसे सहन करती थी। माँ जिस तरह से मेरे लिए दहेज की तैयारी कर रही थी, मुझे बार बार शर्मिंदगी महसूस होती थी। कभी कभी मुझे एहसास होता कि मैंने अपने माता पिता की बात न मानकर कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन तब राघव का प्यार मुझ पर बरस जाता और सारा पछतावा गायब हो जाता। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया। वो दिन भी बाकी सभी लड़कियों की तरह मेरे लिए भी भारी दिन था। जब भी मेरे माँ और पिताजी मुझे देखते तो मेरे आंखों में आंसू टपकते और मेरे माँ पिताजी मुझसे आंखें चुरा लेते। दीदी मुझे ये बातें बता रही थी कि ससुराल में ऐसे रहो वैसे रहो। खैर, मेरी शादी हो गई और मैं माँ बाप को छोड़कर राघव के घर आ गई। पहली रात जब मैं बिस्तर पर बैठी थी तो बहुत देर बाद राघव अंदर आया और आते ही अपना बैग निकालकर पैक करने लगा। मैंने आश्चर्य से पूछा, बैग क्यों पैक कर रहे हो? तुम्हारे पास अभी भी कुछ समय है ना? तो उसने कहा, मुझे आज रात नहीं बल्कि 1 घंटे के बाद जाना है। मेरी फ़्लाइट का टाइम बदली हुआ है। मैं हक्का बक्का होकर अपने पति को तैयार होते देख रही थी। अब मैं उनसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। अगले आधे घंटे के बाद वे दरवाजे से बाहर निकल रहे थे और मैं गुमसुम सी पीछे खड़ी होकर खुले दरवाजे की तरफ देख रही थी। मेरे सारे अरमान, सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। राघव ने मुझसे बात करना तो दूर, लेकिन मेरी तरफ देखना भी ठीक नहीं समझा और घर से बाहर निकल गया। दूल्हे की अनुपस्थिति के कारण भोजन का कार्यक्रम बर्खास्त किया गया और खाना अनाथालय में भेज दिया गया। मेरी ज़िंदगी निस्तेज हो गई थी। मैंने क्या क्या सोचा था और क्या हुआ। शादी से पहले मैं सोचती थी कि शादी के बाद राघव के साथ यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा था। मुझे तो मुंह दिखाई भी ना मिली। दिन ब दिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मैं बाहर भी नहीं जाती। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैं बेहोश हो गई। देवर मुझे अस्पताल लेकर गए और जब मेरा चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि मेरी हालत बहुत नाजुक है। मेरा बीपी इतना बढ़ गया था कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। डॉक्टर के मुताबिक मुझे किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता हो गई है, लेकिन अब ज़्यादा चिंता करना मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर मैं इसी तरह चिंता करती रहूँगी तो मेरे दिमाग की नस फट सकती है। मेरे जीवन में एक दुख खत्म नहीं हुआ था कि दूसरा शुरू हो गया। अगर कोई मुझसे पूछे कि जीवन क्या है तो मैं कहूँगी कि जीवन नज़र होती है। अगर नज़र नहीं तो जीवन वीरान और अंधकारमय हो जाता है। खैर, इस गम को भी साथ रहना था तो रहने लगा।
मुझे घर आने के बाद 1 हफ्ते के लिए दवाइयों पर रखा गया था ताकि मुझे दृष्टि खोने का टेंशन ना हो, इसलिए मैं पूरे दिन सोती थी। अब मैंने खुद को उस परिस्थिति के मुताबिक स्वीकार कर लिया था। अभी भी राघव का कोई फ़ोन नहीं आया था, जिससे मुझे ये चिंता हुई कि राघव को मेरी याद आती होगी कि नहीं। उस दिन मेरा दिल इतना भारी था कि मुझे कुछ सोचने को भी दिल नहीं कर रहा था। मैं चुपचाप आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटी हुई थी जब मेरे देवर और नंद अंदर आए। अब मेरी पूरी ज़िंदगी का सहारा मेरे कान थे, जिसके माध्यम से मैं हर आवाज़ को महसूस करके बता सकती थी कि क्या हो रहा है। देवर ने मुझे बताया कि भाई ने आपको खत लिखा है। इस बात ने मेरे पूरे शरीर में अजीब सी फुर्ती आ गई और मैं अपने पैरों से उठ खड़ी हुई। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, मैं वो खत पढ़ती भी तो कैसे। ना चाहते हुए भी मैंने वो खत देवर को पढ़ने को कहा। मेरे नंद ने भी मेरा साथ दिया और मेरे बगल में बैठ गई और देवर खत पढ़ने लगा। इसमें राघव ने मेरा हाल चाल पूछा था और कहा था कि वो मुझे बहुत मिस करता है। देवर खत पढ़ता जा रहा था और नंद साथ साथ रोए जा रही थी। पहले तो मुझे लगा कि भाई की याद आ रही होगी, लेकिन फिर जब ऐसे 1 महीने में 2 और खत आए तब भी नंद पास बैठकर रो रही थी। अब मैं बहुत हैरान हो गई कि आखिर में बात क्या है। इतना तो मैं भी नहीं रो रही हूँ जितना कि नंद रोती है। मैं यही सोच रही थी। एक दिन मेरी बहन मुझसे मिलने आई। उसे वापस मुंबई जाना था, इसलिए वो आखिरी बार मुझसे मिलने आई थी। हमने पूरे दिन बात की, लेकिन उसने मुझे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि मेरी आंखें चली गई है। और वो एहसास भी क्यों होने देती, क्योंकि आखिर में वो मेरी बहन थी। उसके जाने से पहले मुझे अचानक याद आया और मैंने उससे वो खत लेने को कहा जो देवर ने मेरे साइड टेबल में रखे थे। बहन ने खत उठाया और मुझे दिया, लेकिन मैंने उसे ये कहते हुए पढ़ने के लिए कहा, देखो इसमें रोने के बारे में क्या लिखा है। जब बहन ने वो खत पढ़ा तो वो चिल्ला उठी कि तुम्हारे पति ने तुम्हें तलाक दे दिया है। यह सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ और मैं चक्कर खाकर बेहोश हो गई। खैर, ऐसा अन्याय कभी भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ था। आखिर में मेरी क्या गलती थी? मैंने क्या बुराई की किसी के साथ? मैं और 1 सप्ताह के लिए बेहोश हो गई थी। शायद जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। इस तरह बेहोश होना मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ और मेरी आंखें कुछ धुंधला धुंधला सा देख पाने लगी। डॉक्टरों के अनुसार बीपी बढ़ने के कारण मेरी दृष्टि चली गई थी, इसलिए मेरी दृष्टि के वापस आने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। और ये एक झटका मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। जब मुझे होश आया तो मेरे आजू बाजू में मेरी बहन, नंद, देवर और सास मेरे चारों ओर खड़े थे। सास ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और मेरा आंसू पोंछने लगी। बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। ये तो प्रकाश और सुजाता ने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर उन्होंने मुझे बताया होता तो मुझे पता चल जाता। नंद ने रोते हुए मुझसे कहा कि वो एक तो मेरे तलाक पर रोई थी और दूसरी बार अपने भाई की मतलबी पर रोई थी। मेरे भाई ने आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। तब मुझे पता चला कि राघव ने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया था, जबकि वो तो किसी की बंदूक अपने कंधे पर रखकर चला रहे थे। जब मैंने उनके दुकान पर ख़राब सामान की खबर फैला दी थी, उसी वक्त मेरा बुरा वक्त शुरू हो गया था। जबकि मुझे ऐसा लगा कि कंपनी वालों को मेरे वीडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन मैं गलत थी। उनकी रेटिंग बहुत गिर गई थी। फिर उन्होंने राघव से समझौता कर लिया और उसे एक दुकान तक डाल के दे दिया। लेकिन मैं एक मासूम लड़की उन्हें इस तरह का नुकसान पहुंचा चुकी थी कि बदला लेने के लिए कंपनी ने राघव को कहा कि अगर वो मुझे मार देगा तो कंपनी उसे अमेरिकी नागरिकता दे देगी। लेकिन यह राघव की मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे नहीं मारा और उस कंपनी की तरह मुझे एक बार में बर्बाद करके दूसरे देश चले गया। मेरे हाथ नुकसान के सिवा कुछ नहीं आया। उस दिन मैंने जाना कि पानी में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं कर, और कभी कभी कुछ गलतियाँ इतनी हानिकारक होती है कि वे जीवन भर का नुकसान करा देती है। तो राघव ने मुझे बर्बाद करके तलाक दे दिया था। मैं मानसिक आघात की वजह से पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई थी। वो दौर मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन समय की अच्छी बात यह है कि वो रुकता नहीं है, तो वो इस बार भी नहीं रुका था। मेरा इलाज पूरा होने के बाद मैंने दोबारा रिपोर्टिंग शुरू कर दी। खाली दिमाग में राघव की यादें हर समय परेशान करती थी, इसलिए मैं खुद को व्यस्त रखना चाहती थी। मुझे अपने माता पिता के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था, लेकिन मुझे मालूम था कि उनके दिल में मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं था। मैंने रिपोर्टिंग करनी शुरू कर दी क्योंकि मैं अपने सभी डर को ख़त्म करना चाहती थी और इस दरिया में कूदना चाहती थी। अब मेरे साथ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। मेरे सारे डर मर चुके थे। अब जब मैं अपने काम को पूरी गंभीरता से ले रही थी और पहले से ज़्यादा समय दे रही थी तो जल्द ही मुझे एक अच्छे चैनल में नौकरी मिल गई। देवर ने अपना रिश्ता मुझे न भेजा होता तो शायद मैं अपनी पूरी ज़िंदगी
अकेले ही काट दी। इस बार मैंने शादी से साफ मना कर दिया। मैं उसी घर में वापस नहीं जाना चाहती थी। पापा ने मुझे बिठाया और कहा, बेटा मैंने पहले तुम्हारा फैसला स्वीकार किया और अब मुझे उम्मीद है कि तुम मेरा फैसला स्वीकार करोगी। और राघव ने वहाँ दूसरी शादी कर ली है। उसका लौटना नामुमकिन है। प्रकाश ने तुम्हारे लिए बिना किसी हमदर्दी के रिश्ता भेजा है। वो सच में तुमसे शादी करना चाहता है। सिर्फ वही नहीं, उसकी माँ और बहन भी यही चाहती है। उन्होंने राघव से भी नाता तोड़ लिया है। इसलिए मैं अभी तुमको सलाह नहीं बल्कि तुमको अपना आदेश देता हूँ कि अगले रविवार को तुम्हारी शादी प्रकाश के साथ होगी। तुमको किसी भी स्थिति में विश्वास करना होगा। पिताजी की इस बात पर मैंने चुपचाप प्रकाश से शादी कर ली और मैं आज स्वीकार करती हूँ कि मेरे माता पिता का निर्णय मेरे बाकी जीवन में कारगर साबित हुआ। प्रकाश और मेरा रिश्ता शुरुआत में ठीक नहीं था, लेकिन उसने अपने प्यार से मेरा दिल जीत लिया। और अब मुझे यह भी याद नहीं कि राघव कौन था। रही बात मेरी आंखों की, तो उसी वक्त मेरा इलाज हुआ और भगवान की कृपा से मेरी ज़िंदगी की तरह मेरी आंखों की रोशनी भी पूरी तरह ठीक हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों।